इन तीनों डेरिवेशन में से डैम सर कोई ना कोई एक तो आएगा। लेकिन अगर आपके प्रीवियस एनालिसिस बता दूं तो भाई साहब स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बहुत ज़्यादा बार आया है। लेकिन याद रहे कि ऑफलाइन क्लासेस की बात कर दूं या फिर आपके स्कूल के जो पेपर हो रखे हैं, अगर टीचर ने स्नेल्स लॉ को हटाकर अगर वेरीफाई रिफ्रैक्शन को प्रूव करने के लिए देता तो भाई साहब बच्चे कर ही नहीं पाए थे। दैट मीन्स जो चीज़ ज़्यादा बार आ रखा है बच्चे उसकी तो रट्टा मार रखे हैं, तो हो सकता है पेपर वाले ना दे। बट याद रहे कि वेरीफाइज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बिल्कुल अच्छे से रट्टा मार मार के भाई साहब जाना है। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यंग स्लिट डबल एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के कुछ इस प्रकार से रे डायग्राम को बनाना है। अभी बनाकर आप प्रैक्टिस करो, जो जो रिप्रेजेंटेशन है उसको भाई साहब लिखो। ये हमारे पास स्लिट और ये है स्क्रीन है, और इन स्लिट और स्क्रीन के बीच का जो सेपरेशन होता है कितना, कैपिटल डी होता है। यहाँ पर मेरे पास दो सोर्स हैं, S1 सोर्स और S2 सोर्स है, और इन दोनों सोर्स के बीच का जो डिस्टेंस है स्मॉल डी है। और दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी है। याद रखना, स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, कैपिटल डी होता है। मेन कहानी आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है। डायग्राम तो आपने समझ लिया। डेल्टा पी क्या होता है, ये होता है पाथ डिफरेंस। पाथ मतलब होता है लेंथ का डिफरेंस। तो देखो हम लोगों ने S2P माइनस S1P करा है, तो S2P माइनस मतलब ये हो गया भाई S2P, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस ये हो गया S1P। तो आपको पता है इस पूरे डिस्टेंस में से अगर ये वाला डिस्टेंस उड़ा दोगे तो आपको ये वाला डिस्टेंस आएगा, नहीं आएगा। पूरे डिस्टेंस में से यह डिस्टेंस उड़ा दोगे तो भाई साहब क्या आने वाला है, ये छोटा वाला डिस्टेंस आ जाएगा। दैट मीन्स हमने क्या करा कि S2P में से S1P उड़ा दिया, तो भाई साहब मेरे पास क्या आ जाएगा, छोटा वाला डिस्टेंस। छोटा वाला मतलब S2N आ जाएगा। देख लो भाई ध्यान से, तो यहाँ पर आ जाएगा S2N आ जाएगा। ये S2N क्या होगा, डेल्टा P होने वाला है। अब उसके बाद पहले हम लोगों ने क्या करा, देखो याद कैसे करोगे, पहले हम लोगों ने पाथ डिफरेंस निकाली। पाथ डिफरेंस का मतलब लेंथ का डिफरेंस निकालना था। तो हम लोगों ने S2N बड़े वाले में से भाई साहब छोटा वाला सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसके बाद भाई साहब ट्रायंगल को देखो ध्यान से, ट्रायंगल को देखना है भाई साहब। ट्रायंगल कैसे देखना है आपको, दो ट्रायंगल देखना है, एक S1 S2N और दूसरा मॉप वाला। कौन सा वाला, मॉप वाला। तो भाई साहब इस ट्रायंगल को अगर ध्यान से देखने वाले, S1 S2N ये कहाँ है भाई साहब, देखो ये रहा ये ट्रायंगल S1 S2N, ये ट्रायंगल को। बात मैंने हर व्यक्ति को कहा है, चाहे आए ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है। तो थीटा कौन, मेरा यहाँ पर ये थीटा के सामने वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर होने वाला। तो दिस विल बी और परपेंडिकुलर, तो ये पता होना चाहिए। तो इसी वजह से क्या करा कि साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन का हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर मेरा कौन सा हो जाएगा, ये वाला S2N हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा भाई साहब, 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनस। 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस। तो यहाँ 90 है, तो यहाँ पर भी क्या होने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस। तो भाई साहब ये होगा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मतलब S1 से लेकर S2, समझ में आ गया। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, S2N अपन का S1 S2 कर दिया। जिस तरीके से आपने साइन थीटा में किया उसी तरीके से आपको टेन थीटा में भी करना है। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन का बेस। तो मैंने आपसे बार बार आपको सारा फोकस ऑन थीटा पे। भाई ट्रायंगल देखो मॉप वाला, तो मॉप वाला ट्रायंगल भाई साहब ये रहा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। तो थीटा के सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होता है, और जो बच गया हो जाएगा बेस। तो ये हो जाएगा नीचे वाला भाई साहब मेरे पास हो जाएगा बेस। इसका मतलब मेरा फॉर्मूला कहता है कि परपेंडिकुलर अपॉन का बेस। तो परपेंडिकुलर मेरा कौन है, परपेंडिकुलर भाई साहब ये रहा, दैट मीन्स PM रहा। और बेस कौन से रहा भाई साहब, ये रहा OM रहा। तो इसी वजह से सिंपली लिख दिया, यहाँ पर MP लिख दिया, PM लिख दिया, और नीचे वाला OM रहा। अब सिंपली क्या काम करना, पहले आपने पार्ट डिफरेंस निकाल लिया, दूसरा काम कर लिया आपने ट्रायंगल देख लिया। ट्रायंगल का अगला काम क्या करना, आपको इक्वल करना है। मतलब जो आपने करा है इन दोनों को इक्वल कर दो, सिंपली ऐसे रट्टा मारना है। तो सिंपली एक स्टेटमेंट लिख देना तो बढ़िया, नहीं लिखना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको इक्वल करना है। तो साइन थीटा इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू tan थीटा, दिस विल बी इक्वल टू थीटा। इतना भाई करने के बाद आपको करना क्या है, इन दोनों को आपस में इक्वल करना। इक्वल क्यों करा ये लिख पाना तो बढ़िया बात है, सिंपली कर देना इक्वल। तो S2N अपॉन का S1 S2, MP अपॉन का OM कर देना है। इक्वल करने के बाद आपको करना क्या है, जो भी आपने माना था, MP की वैल्यू हम लोगों ने Y मानी तो Y रख दिया, OM की वैल्यू कैपिटल D मानी तो कैपिटल D रख दिया, और S1 और S2 दो सोर्स के बीच के डिस्टेंस स्मॉल d तो उसको ये रख दिया, और S2N ही तो मुझे निकालना था। तो सिंपली यहाँ पे क्या करने वाले हो, अगर मुझे S2N निकालना है तो इस भाई साहब को उधर भेज देंगे। दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा Y अपॉन कैपिटल का D, और इंटू क्या हो जाएगा, स्मॉल का D हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए जो S2N ही था वही मेरा क्या था, डेल्टा P था। डेल्टा P ही था क्या था, S2N। तो सिंपली यहाँ पर लिख दो, जो S2N था वो क्या हो जाएगा, डेल्टा P हो जाएगा। तो डेल्टा P इक्वल टू हो गया यहाँ पर Y कैपिटल का D और स्मॉल का D। तो ये दोनों पॉइंट भाई साहब दिमाग में रख लो, अभी आगे काम आने वाला है। तो ये काम कर लिया। अब इसके बाद क्या काम करने वाले, लिखोगे
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब होता है मैक्सिमम इंटेंसिटी, दैट मींस ब्राइट फ्रिंज। के बाद ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि डेल्टा पी जो होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का होता है एन इंटू का लेमडा होता है। ये फॉर्मूला है भाई, इसको रट्टा मारना पड़ेगा। तो डेल्टा पी इक्वल टू होता है ओरिजिनली एन इंटू का लेमडा, तो डेल्टा पी हम लोगों ने निकाल रखा है। डेल्टा पी इक्वल टू वाई कैपिटल डी इंटू स्मॉल डी। तो यहाँ पर लाके सिंपली बस पुट कर दिया। उसके बाद करा क्या, यहाँ पर इस y को यहीं पे रहने दिया और बाकी सारे मसाले को उधर भेज दिया मैंने। अब सिंपली जो y है, y क्या होता है, पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंजेस। आप डिस्टेंस कह दो या पोजीशन कह दो, बात एक ही है। पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंजेस का ये फॉर्मूला आ गया, बिकॉज दिस y इज डिपेंडेंट ऑन इज दिस n। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज निकालें। कंसेक्यूटिव मतलब उसके आगे वाला, तो इसका मतलब जब आगे वाला तो यहाँ पर n था, तो n से जस्ट आगे वाला मतलब n+1 होने वाला। जहां पर n था वहां सिंपली क्या लिख देंगे, n+1 कर देंगे। जहां यहाँ भी n था वहां भी n+1 कर देंगे। उसके बाद करना क्या, हमें फ्रिंज विड्थ निकालनी है। तो आपको करना क्या, जो कंसेक्यूटिव फ्रिंज विड्थ आई उनको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो y ज्यादा वाले में से कम वाला उड़ा दो, तो yn+1 में से yn को उड़ा दोगे, सिंपली क्या बचने वाला है, बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा yn+1 माइनस का yn, ज्यादा माइनस कम वाला। और yn की वैल्यू यहाँ से निकाल कर यहाँ पुट कर दी, y1 की वैल्यू ये रख दी। दोनों में ही डी लेमडा स्मॉल डी दिख रहा था, कॉमन ले लिया। और कॉमन लेने के बाद हम लोग ने सिंपली करा क्या, यहाँ पर n+1 बच गया, इसको कॉपी करा। यहाँ पर -n का बचा, यहाँ पर कॉपी करा। भाई ये प्लस का n था, ये माइनस का n हो गया, ये कट गया, सिंपली बच गया बीटा इक्वल टू डी लेमडा अपॉन का डी। और यही भाई से हमें प्रूव करना था कि जो फ्रिंज विड्थ होता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, वो होता है कैपिटल डी इंटू लेमडा अपॉन स्मॉल डी। कैपिटल यहाँ पर कैपिटल डी क्या है, स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, तो स्मॉल डी क्या है, सोर्स के बीच का डिस्टेंस। इतना सब कुछ करने के बाद लास्ट में आप एक स्टेटमेंट लिख देना कि जो फ्रिंज विड्थ होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस के बीच में क्या होता है, सेम होता है। यहाँ पर आपसे कई बार ना गिव रीजन वगैरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई साहब अगर आप कैपिटल डी को बढ़ाते हो तो फ्रिंज विड्थ में क्या फर्क पड़ेगा। तो आपको पता होना जो कैपिटल डी है वो क्या है, स्लिट और स्क्रीन का बीच का डिस्टेंस है। अगर स्लिट और स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस को अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो क्या होगा, जो फ्रिंज विड्थ होगा मोर ऑब्जर्वेबल होगा। तो याद रहे, और वेवलेंथ को बढ़ाने से भी फ्रिंज विड्थ बढ़ती है, लेकिन सोर्स के बीच के डिस्टेंस को बढ़ाने से क्या होता है, फ्रिंज विड्थ कम होती है। नेक्स्ट हमें वेरीफाई करना है स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्नेल्स लॉ होता क्या है। स्नेल्स लॉ बेसिकली होता है साइन आई अपॉन का साइन आर एंड दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। पता है ना आपको ये वाली बातें। अब यही भाई साहब मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा आपको की पॉइंट पता होना चाहिए कि जब रिफ्रैक्शन होता है तो फ्रीक्वेंसी सेम होती है, बट वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज करते हैं। तो यार इतनी बातें समझ में आ गई ना। दूसरी पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि रेज जो होती हैं ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है वेव फ्रंट के। तो ये सब क्या हॉरिजॉन्टल लाइन ये वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट कर रही है, जो ये आ रही है वैसे ये क्या है, रेज है। तो यू मस्ट नो कि रेज ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है किसके, वेव फ्रंट के। आपका सारा फोकस कहाँ होना चाहिए, डायग्राम पर। तो डायग्राम को ध्यान से देखना। ये जो डिस्टेंस होगी इसको हम लोग कैसे मेंशन करेंगे, वेलोसिटी इनटू टाइम से। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है। इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को हम लोग कैसे मेंशन करेंगे, वेलोसिटी और टाइम से मेंशन करेंगे, बिकॉज ये पहले आ रही थी इस वजह से बोलेंगे v1। और आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस होगी उससे हम लोग बोलेंगे v2 इंटू का t बोलने वाले हैं। ये बात ध्यान रख लेना। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि भाई साहब रिफ्रैक्शन जब भी होता है तो एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जब लाइट जाती है तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है मगर फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। तो पहले मीडियम में वेलोसिटी v1 था, दूसरे मीडियम में वेलोसिटी v2 रह गया। जो एंगल I था एंगल ऑफ इंसिडेंस था, जो एंगल R था वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था। आपका सारा फोकस कहाँ होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। तो ABC कहाँ भाई साहब, ये रहा ABC। यहाँ पे करना कि आपको साइन लगाना, कौन सा रूल, साइन लगाना। बिकॉज हमें भाई साहब स्टार्टिंग में पता है कि हम लोगों को प्रूव ही करना है साइन आई अपॉन का साइन आर। तो आपको आई पर फोकस करना और आर पर फोकस करना। ये रहा आई और ये रहा आर। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन आई और दिस इज इक्वल टू व्हाट, क्या लिख देने वाले हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन का हाइपोटेनस। तो यहाँ पे लिखने वाले हो परपेंडिकुलर और यहाँ पे लिखने वाले हाइपोटेनस। अब आपको पता है ना कि भाई साहब परपेंडिकुलर क्या होता है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। थीटा कौन, यहाँ पर मेरा आई, तो आई के सामने वाला परपेंडिकुलर। तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर कौन हो गया, ये वाली डिस्टेंस। तो मतलब यहाँ पर हम लोग सिंपली लिखेंगे v1t। तो क्या लिख देंगे, यहाँ पर v1 लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे टाइम। और हाइपोटेनस क्या होने वाला है, 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस। तो 90 कौन रहा, ये। तो हाइपोटेनस कौन सा हो जाएगा, AC। बात समझ में आ गई ना आपको। अब क्या काम करना आपको, इन ट्रायंगल ADC में देखो। ADC क्या भाई साहब, ये रहा A, ये रहा D और ये रहा C।
करना क्या कि फोकस इस पे यहाँ पर लिखो साइन आर, क्योंकि हमें प्रूव भी करना था साइन आई अपन का साइन आर, तो आपका सारा फोकस कहाँ होना चाहिए, आर पर होना चाहिए। तो आर मतलब थीटा, थीटा मेरा कौन आर है, तो भाई थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो, तो थीटा कहाँ है भाई साहब, देखो ये आर है मतलब थीटा है, थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर कौन सा होगा V2T, तो यहाँ पर सिंपली लिखने वाले हैं V2T। और यहाँ पर क्या लेंगे हाइपोटेनस, हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने, 90 कहाँ पर, ये 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, दैट मीन्स यहाँ भी होने वाला AC, तो यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, यहाँ भी लिख देंगे AC। अब जैसा कि हमें पता है कि स्टार्टिंग में ही हमें प्रूफ क्या करना, साइन आई अपन का साइन आर, इसका दोनों को डिवाइड करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, तो यहाँ पर डिवाइड कर दो दोनों को। इतनी बात तो समझ में आ गई ना। अब करना क्या है, AC को यहाँ से वैसे उड़ा दो, टाइम टाइम को उड़ा दो, AC चला गया, टाइम टाइम चला गया, तो सिंपली क्या बचा यहाँ पर V1 अपॉन का V2, सिंपल सा था, आपको यही प्रूफ करना था। अब इसके बाद हमें वेरीफाई करना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भाई साहब हमें करना क्या था, जो आने वाला एंगल होता है जाने वाला एंगल बराबर होना चाहिए किसी सेम मीडियम में, जब भी लाइट किसी प्लेन पॉलिश सरफेस पर फॉल करती है। अब यहाँ पे करना क्या, सारा फोकस आपका डायग्राम पर होना चाहिए, बिकॉज डायग्राम इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पर भाई साहब को करना क्या, ये आने वाला एंगल आई था इंसिडेंस एंगल, जो जाने वाला एंगल उससे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल। तो यहाँ पर आपने आई माना था, तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे पास आर, क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। और इसके जस्ट छोड़कर भाई साहब ये मेरे पास आई था, तो यहाँ पर जस्ट छोड़ना और ये वाला पूरा एंगल क्या हो जाएगा, ये पास भाई मेरे पास क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। किसी भी प्रकार की रत्ती भर भी आपके दिमाग में डाउट ना रहे, दैट इज वाई मैंने इस डायग्राम को भाई साहब नीचे ड्रॉ कर दिया। दैट मीन्स दो ट्रायंगल को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया नीचे। तो पहला ट्रायंगल आपको फोकस करना ACB पे, दूसरा ट्रायंगल फोकस करना ADB पे। तो भाई ACB मतलब ये रहा मेरे पास, तो यहाँ पर 90 डिग्री था, मैंने इसको बना लिया जस्ट। और आपको पता था ये क्या था मेरे पास, ये था एंगल आई था, और यहाँ वाला एंगल क्या था, ये भी आई था। जैसा कि मैंने कहा कि थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर कौन हो जाएगा, ये मेरे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है, ये मेरे पास हाइपोटेनस हो जाएगा। सारी बेसिक चीज तो मैंने आपको समझा दी कि थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर मेरे पास यहाँ पर ये हो जाएगा। आपको पता है कि वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करने से डिस्टेंस निकलता है, तो भाई साहब ये जो BC हो जाएगा वेलोसिटी और टाइम के बराबर होगा। इन द सेम यहाँ पर भी ऐसा कुछ होने वाला, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटा मेरे पास आर है, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेनस, तो ये मेरे पास हाइपोटेनस हो जाएगा। सिंपली करना कि यहाँ पर जो मैंने लिखा है इसको एक बार ध्यान से देखो, सब कुछ पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। जो भी कुछ मैंने यहाँ पर लिखा एक दो बार भाई साहब ध्यान से देखो, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, बिकॉज मैंने बहुत अच्छे से लिख रखा, आपको समझना ऐसा होगा ही नहीं। दोबारा भाई साहब देख लो अच्छे से। ये रहा भाई साहब आपका डेरिवेशन, फिलहाल यहाँ पर तक कंप्लीट हुआ। आई होप तो कि आपको समझ में डेफिनेटली आया होगा।